जय हिंद दोस्तों। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज एक चर्चा और बहस का मुद्दा बन गया है। 1934 में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। तब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बतौर वकील एक ऐतिहासिक केस लड़ा था। उस समय अदालत में अंबेडकर के व्यक्त किए गए विचार आज की तारीख में भी लागू होते हैं। बाबा साहब ने यह मुकदमा समाज स्वास्थ्य नामक एक पत्रिका के लिए लड़ा गया मुकदमा था। 20वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र के रहने वाले रघुनाथ घोड़े कर्वे अपनी पत्रिका समाज स्वास्थ्य के लिए रूढ़िवादियों के निशाने पर रहते थे। कर्वे अपनी पत्रिका में यौन शिक्षा, परिवार नियोजन, नग्नता, नैतिकता जैसे उन विषयों पर लिखा करते थे जिस पर भारतीय समाज में खुले तौर पर चर्चा नहीं हुआ करती थी। स्वास्थ्य, यौन जीवन और इसके लिए चिकित्सा सलाह पर केंद्रित अपनी पत्रिका में कर्वे ने इस संवेदनशील मुद्दे पर निडरतापूर्वक चर्चा की, वो भी तर्क संगत और वैज्ञानिक बातें लिखकर। लोगों की आम जिंदगी पर अत्यधिक धार्मिक प्रभाव वाले समाज के रूढ़िवादियों को उनके लेख से बेहद चिढ़ थी। इस दौरान उनके कई दुश्मन बन गए थे, लेकिन कर्वे निराश नहीं हुए। उन्होंने पत्रिका लिखने के साथ ही अपनी लड़ाई जारी रखी। उस समय भारत का राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व इतना मजबूत नहीं था कि वो कर्वे का पक्ष लेता और उनके लेखन का समर्थन कर पाता। कर्वे की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे समय में बाबा साहेब अंबेडकर कर्वे के लिए मसीहा बनकर सामने आए और उनके लिए अदालत में उनका केस लड़ा। यह भारत के सामाजिक सुधारों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई में से एक है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। 1931 में कर्वे को पहली बार पुणे में रूढ़िवादी समूह ने उनके एक लेख व्यभिचार के प्रश्न के लिए उन्हें अदालत में घसीटा। उन्हें गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराए जाने के बाद 100 रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। जब कर्वे ने उच्च न्यायालय से अपील की तो मामले की सुनवाई जज इंद्रप्रस्थ मेहता के सामने हुई और उनकी अपील खारिज कर दी गई। 3 साल के भीतर ही फरवरी 1934 में कर्वे दोबारा गिरफ्तार किए गए। इस बार समाज स्वास्थ्य के गुजराती संस्करण में पाठकों द्वारा निजी यौन जीवन के बारे में सवाल के जवाब रूढ़िवादियों को अच्छा नहीं लगा। उस पत्रिका में प्रश्न था हस्तमैथुन और समलैंगिकता के विषय में था, जिसका कर्वे ने खुलकर उत्तर दिया। उस समय समाज में इस तरह की बातें करना अश्लील और हानि पहुंचाने वाला माना जाता था। लेकिन इस बार कर्वे अकेले नहीं थे। तब मुंबई के एक सधे हुए वकील बैरिस्टर B.R. अंबेडकर उच्च न्यायालय में उनके केस लड़ने को तैयार थे। उस समय तक महाड़ और नासिक सत्याग्रह के बाद अंबेडकर वंचितों के लिए लड़ने वाले राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। वो लंदन में गोलमेज सम्मेलन में आरक्षण की मांग और महात्मा गांधी के साथ प्रसिद्ध पुणे समझौता कर चुके थे। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अंबेडकर ने कर्वे का केस क्यों लिया। अंबेडकर अपने राजनीतिक और सामाजिक मिशन में पूरी तरह व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने कर्वे का केस क्यों लिया, और वो भी उस मसले पर जिसका समाज में अस्तित्व नहीं था, जिस केस पर समाज की तरफ से विरोध झेलना तय था। उसके बाद कर्वे का मामला अपने हाथ में लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। प्रोफेसर दलवी कहते हैं, अंबेडकर निश्चित तौर पर दलितों और वंचितों के नेता थे, लेकिन वो पूरे समाज के लिए सोच रखते थे। सभी वर्गों से बना आधुनिक समाज उनका सपना था और वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर कहते हैं, उन्होंने 1927 में मनुस्मृति क्यों जलाई, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा साहित्य व्यक्तिगत आज़ादी को दबा देता है। इसलिए जहां भी व्यक्तिगत आज़ादी के लिए संघर्ष चला, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उनके पीछे खड़े हुए। वो कहते हैं कि समाज स्वास्थ्य के मामले में हम देख सकते हैं कि यहाँ कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के खिलाफ खड़ा था, इसलिए उन्होंने इस केस को ले लिया। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पूरी पढ़ाई
और शोध यूरोप और अमेरिका में किया, इसलिए वो भारत में उदारवादी परंपराओं के साथ ही आधुनिक पश्चिमी उदारवादी विचारों से भी प्रभावित हुए। जिस विषय पर बड़े बड़े नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, उस विषय का केस बाबा साहब बड़ी आसानी से ले लिया। कर्वे ने पाठकों के वास्तविक संदेहों का केवल उत्तर दिया और सरकार ने रूढ़िवादियों को खुश करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। इस घटना से अंबेडकर आश्चर्य में पड़ गए। अगर समाज स्वास्थ्य का विषय यौन शिक्षा और यौन संबंध है और आम पाठक उसके विषय में प्रश्न पूछता है, तो उसका उत्तर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? यह अंबेडकर का सीधा सवाल था। अगर कर्वे को इसका उत्तर नहीं देने दिया जाएगा, इसका मतलब यह है कि पत्रिका को बंद कर दिया जाना चाहिए। दलवी कहते हैं, अंबेडकर के लिए कर्वे को समाज की तथाकथित नैतिक मान्यताओं के अनुसार जवाब देने के लिए बाध्य किया जाना भी अन्याय है। मामले में फिर 28 फरवरी से 24 अप्रैल 1934 के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मेहता के सामने दलील रखी गई। कर्वे के खिलाफ मुख्य आरोप यौन मुद्दों पर सवालों के जवाब देकर अश्लीलता फैलाना था। बाबा साहेब अंबेडकर का पहला तर्क था कि अगर कोई यौन मामलों पर लिखता है तो इसे अश्लील नहीं कहा जा सकता। हर यौन विषय को अश्लील बताने की आदत को छोड़ दिया जाना चाहिए। इस मामले में हम केवल कर्वे के जवाब पर नहीं सोचकर सामूहिक रूप से इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे राजनीतिक नेता आज भी इस तरह के मुद्दों पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वहीं अंबेडकर 80 साल पहले ही इस पर निर्णायक स्थिति में थे। दलवी आगे कहते हैं, न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि हमें इस तरह के विकृत प्रश्नों को छापने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके जवाब ही क्यों दिए जाते हैं। इस पर अंबेडकर ने कहा कि विकृति केवल ज्ञान से ही दूर हो सकती है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कर्वे को सभी सवालों का जवाब देना चाहिए थे। अंबेडकर ने अदालत में इस विषय पर आधुनिक समाज में उपलब्ध साहित्य और शोध का उल्लेख भी किया। उन्होंने समलैंगिकों पर हेवलॉक एलिस के शोध को भी अदालत में पेश किया। उनका मानना था कि यदि लोगों में इस तरह की भी इच्छा होती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें अपने तरीके से खुशी हासिल करने का अधिकार है। बाबा साहेब अंबेडकर दो अधिकारों पर बिल्कुल दृढ़ थे। एक यौन शिक्षा का अधिकार, वो भी इसके खिलाफ किसी धार्मिक रूढ़िवाद विचार को नहीं आने देना चाहते थे। ये पारंपरिक बाधाएं थी। प्रकाश अंबेडकर कहते हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, भारतीय समाज में कामुकता का प्रश्न वैदिक परंपराओं से संबंधित है। समाज के कुछ वर्ग उदार विचारों के रास्ते चलने को तैयार थे, लेकिन वैदिक परंपराओं को मानने वाला उच्च वर्ग रूढ़िवादी विचारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बाबा साहेब इस परंपरागत धारण के खिलाफ थे। दलवी कहते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर की स्थिति केवल अदालत में तर्कों पर ही सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके राजनीतिक कर्मों में भी दिखा। कर्वे ने अपने लेखन के माध्यम से परिवार नियोजन की जरूरत पर जोर दिया और अंबेडकर ने एक सांसद के रूप में इसे क्रियान्वित किया। बाबा साहेब अंबेडकर 1937 में तत्कालीन क्षेत्रीय सभा में परिवार नियोजन पर एक बिल लाए और उसको पास भी कराया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो दूसरा अधिकार था जिसके लिए वो लड़े। वो इस बात से सहमत नहीं थे कि यदि समाज का कोई वर्ग किसी खास विषय पर कोई बात नहीं सुनना चाहता या पसंद नहीं करता है तो किसी और को ऐसे करने की अनुमति नहीं है। उदारवादी रवैया अपनाते हुए उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि जब हम सभी मुद्दों पर खुलकर बहस और चर्चा करेंगे तभी समाज से विकृतियां जाएंगी। ज्ञान ही इसका एकमात्र जरिया है। दोस्तों, R.D. कर्वे और डॉक्टर B.R. अंबेडकर 1934 की वो लड़ाई अदालत में तो हार गए। अश्लीलता के लिए कर्वे पर एक बार फिर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया, लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करती हैं। क्या आज हमारे समाज में समाज स्वास्थ्य जैसी कोई पत्रिका उपलब्ध है? बीते युग में बड़े बड़े नेताओं ने कामुकता को छोड़कर कई विषयों पर खुलकर बातें की।
बहुत कम लोग इस पर बातें करने की हिम्मत रखते हैं। मुझे लगता है कि आज भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम जितना अधिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, जितना हम जानकारी अधिक लेंगे, उतना ही विकृतियाँ दूर होंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय हिंद ज़रूर लिखिए।